मेरी नौकरानी रोज़ मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातें समझ न आईं। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरों से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। पति तो घर पर नहीं था, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंज़र देखकर मेरी रूह काँप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कुछ बात बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सुमित्रा, सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो सुमित्रा कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सुमित्रा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो सुमित्रा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर और थोड़ा गुस्से से उसे देखा कि उसकी ये बात कहने की क्या मतलब है, मैं नाइट ड्यूटी ना करूँ? आखिर वह होती कौन थी मुझे ये सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहाँ से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुमित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम की तो मेरा पति भी घर से चला जाता था, तो इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा के बारे में मुझे अजीबो-गरीब से ख़्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुपकर उससे शादी कर ली थी। जब से मैंने ये खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसीलिए मेरे पति सुमित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आई तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते थे कि सौम्या, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए, मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुमित्रा एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी।
उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस मेरे ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की ज़िद के पीछे मकसद क्या था। कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात ख़राब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत कर रही थी और कभी भी मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमित्रा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले ही दिन कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ-बाप थे और वह गाँव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उससे मिलती वह अपने गाँव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालाँकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर न जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया था। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखकर पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर सोमैया हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर सोमैया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वो औरत? यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं ये बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, ख़ासतौर पर मेरी नौकरानी सुमित्रा के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नज़र आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो
मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमित्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा मुझे ही भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुमित्रा के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रह कर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या ये सच में खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, इसलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में बस हम 4 ही लोग थे और मेरा ख़्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ़ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुमित्रा के अलावा किसी और को रखने का बारे में सोचा ही नहीं और अगर 1-2 बार मैंने अपने घरवालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूँ, तो सबने सुमित्रा को ही बहुत तारीफ़ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से सो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुमित्रा और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त सुमित्रा के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाल के खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह सुमित्रा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं ये भी देख रही थी कि रिया तो सुमित्रा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुमित्रा के कुछ ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुमित्रा ही घर पर होती है, तो सुमित्रा से उसका दिली लगाव हो गया होगा या फिर कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चढ़ गई। मैंने सोचा पता नहीं सुमित्रा के ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैंने अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जब जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाज़ार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने की मंज़र ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी, वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई थी। फटी की फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा ही थी। उस औरत ने सुमित्रा को कुछ पैसे दिए। सुमित्रा ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर ये सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति को दिए हुए पैसे में से कुछ पैसे सुमित्रा को दिए। आखिरी ये सब चक्कर क्या था। और जब उस औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका
चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी सुमित्रा भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी ख़राब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख़्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूँ अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखों की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की लगी, एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की ही चीखें निकल गईं, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखों की आवाज़ में भी मेरी नौकरानी सुमित्रा की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुमित्रा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुमित्रा को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूँ उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर रही हो? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक ज़ोर का धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह ये क्या बक रही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो आवाज़ में नहीं है। दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर रिया की हालत भी ख़राब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुमित्रा अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैंने पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सुमित्रा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागी कि जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो रिया उसे फिर से न पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि ये सब कुछ जो भी आपने देखा वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने ना कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी? उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक़ को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक़ के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका।
और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी अनुमति दे दी और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरानी ने ही पाला था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी नौकरानी कहने लगी कि रिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं है। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत होती है, जो उसे नहीं मिलता, तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझको मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझसे न सिर्फ माफ़ी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ़ में सहती थी, सुबह से जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ़ सही थी। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैं रिया से कहा, रिया तू मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डर गई और उसी डर से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। रिया दिमागी मरीज और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पाई। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करें। मैंने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा ये सब कब से हो रहा है? सुमित्रा ने मुझे बताया कि मैडम जी, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे प्रति अभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी कभी लाड और प्यार से जिद करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वो सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियाँ दूं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती तो वह गुस्से से पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती है। सुमित्रा की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुमित्रा क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतना पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुमित्रा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब सुमित्रा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं तो आपकी बेटी की भी जो हालत थी वह आपके पति को बता दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी की किसी तरह की मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले में के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत साइकेट्रिस्ट थी। आपके पति ने उसे साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। आपके पति कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ये सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हैं।
मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है? तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अब अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह शक में पड़कर अगर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सुमित्रा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक़ को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका ये नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को भी इग्नोर कर दें। मेरे पति को मुझ पर बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसलिए वह खुद सारे मामले को डील करना चाहते थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं और हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया और मैं भी फिर उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।